नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी एंड रिवाइज पे। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा जो उत्तराखंड में विविध था, उसमें से हमने एक दो चीजें देखी। तो उसके बाद हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास अध्याय 1। तो चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास देखेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत सर्वप्रथम एटकिंसन द्वारा लिखा गया। इतिहास का क्रमबद्ध वृत्तांत जो है वो एटकिंसन द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय यशवंत सिंह कठोर, यशोधर मटपाल, मदन मोहन जोशी, मदन भट्ट, शिव प्रसाद डबराल, केपी नौटियाल आदि को जाता है। हरिद्वार के बहादुराबाद में ताम्र उपकरण व मृत भांड की खोज 1951 ईस्वी में हुई। 1953 को यज्ञधर शर्मा ने हरिद्वार के बहादुराबाद से पाषाण उपकरणों एवं मृत भांडों की खोज की थी। हरिद्वार के गेरुए रंग की सभ्यता को नगर कहा जाता है। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्त उपकरण स्केपार्स, छेनी, कन्नी आदि को इतिहासकारों ने फ्लैग वर्ग में रखा है, जो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। हटवाड़ा घोड़ा शैलचित्र अल्मोड़ा जिले के से प्राप्त हुए और ठठुंगा शैलचित्र उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुए। दौराहट में मुनियों की ढाई पर्वत का प्राचीन कालीन शैलचित्र के अवशेष प्राप्त हुए। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हैनवुड को माना जाता है। इन्होंने 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेष की खोज की। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मटपाल ने की। हिस्ट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो अच्छी चीज को याद रखना है। रामगंगा घाटी के नौलाग्राम में कपमाक्स ओखली की खोज यशोधर मटपाल ने की थी। महरू उड्यार रामगंगा घाटी में है। महरू उड्यार कहाँ है? रामगंगा घाटी में। और रामगंगा घाटी में कपमाक्स यानी कि ओखली की खोज यशोधर मटपाल ने की थी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनगल गांव में 1998 को MP जोशी और डॉक्टर S नेगी के संरक्षण में उत्खनन कराया था। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीपातल में 1999 में हुई और मंगोली शैलचित्र का संबंध नैनीताल से था। जो मंगोली शैलचित्र है उनका संबंध नैनीताल से है। 1986 में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई। मोर ध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 M मरखम द्वारा किया गया। 1919-20 में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी। दयाराम साहनी, जिनका उत्तराखंड में भी योगदान है, और जो हड़प्पा संस्कृति थी हमारी, उसमें भी उनका योगदान है। 14 नृतकों का सुंदर चित्रण कसार देवी सैलर्शिया अल्मोड़ा से मिलता है। कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। कसार देवी कश्यप पहाड़ी याद रखना। बाड़वाला या जगतग्राम में 4 अश्वमेध यज्ञ होने का विवरण मिलता है, जिसमें एक गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का जिक्र भी मिलता है। हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जिले में स्थित है। बनकोट पिथौरागढ़ से 8 ताम्रपत्रों की खोज 1989 में की गई। तो प्राचीन इतिहास के तथ्यों में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं चित्रित धूसर मृतभांड। ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति का समय था, क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के थापली, श्रीनगर, यमुना घाटी के पुरौला से चित्रित धूसर मृतभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए। थापली और पुरौला से प्राप्त मृतभांड पर काले रंग के अनेक प्रकार के चित्र क्षैतिज व अनुलंब रेखाओं में चित्रित हैं। इतिहासकार बीबी लाल के चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया। इतिहासकार जो बीबी लाल थे, उन्होंने चित्रित धूसर जो मृतभांड थे उनको महाभारत कालीन संस्कृति का बताया है। भारत में चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित धूसर मृतभांड संस्कृति को लौह युग के प्रचलन का श्रेय जाता है। महास्म संस्कृति, ऐसी संस्कृति जो पहाड़ों की तलहटी पर बसी हो, महास्म संस्कृति कहलाती है। महास्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वारहाट के चंद्रशेखर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई। यहाँ लगभग 200 कपमार्क्स यानी कि ओखली 12 समांतर पंक्तियों में खुदे मिले। महास्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 में रिबेट कॉर्नर द्वारा की गई थी। कपमार्क्स का संबंध महास्म संस्कृति से है, जिनका सर्वप्रथम उल्लेख कॉर्नक ने किया था। MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महास्मकालीन कपमार्क्स को 7 भागों में बांटा है। टॉक एवं मूल्य जनजाति को महास्मकालीन बताया था। MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महास्मकालीन कपमार्क्स को 7 भागों में बांटा। टॉक एवं मूल्य जनजाति को महास्मकालीन बताया। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौलाग्राम से डॉक्टर यशोधर मटपाल ने 73 कपमार्क्स खोजे थे।
देवीधुरा में कपमाक्स की खोज डॉक्टर MP जोशी ने की। कोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नियार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कपमाक्स की खोज डॉक्टर यशवंत कठोच ने की। शिष्ट महासम संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने ओखली आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कपमाक्स कहे जाते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं उत्तराखंड की जो पुरा जातियां हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। कौन सी जाति में क्या क्या चीजें थी, वो लोग किस चीज को मानते थे और किस इतिहासकार ने किसे क्या माना है, तो एक एक करके हम सभी पुरा जातियों को देखेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पे कोल प्रजाति। उत्तराखंड में आने वाली प्रथम जाति कोल को माना जाता है। कोल प्रजाति के लोग कुरूप व भद्दे थे। पुरा साहित्य ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड या सबर नाम से मिलता है। पूरा साहित्य ग्रंथ है जो, उसमें जो कोल प्रजाति का वर्णन दिया गया है मुंड या सबर नाम से दिया गया है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा वृक्ष पूजा भी करती थी। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इस प्रथा में भोटांकित प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त कोलों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। जो बहुविवाह प्रथा प्रचलित है वो कोल प्रजाति में है। नेपाल में कोली गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीन जाति मानते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे किरात प्रजाति। कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। इनकी भाषा या बोली मुंडा है एवं मुख्य खाद्य सत्तू था। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध बिल्लव केदार नामक स्थान में हुआ, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। बाणभट्ट की कादम्बरी की रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि जो बाणभट्ट की कादम्बरी पुस्तक है वह हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि करती है। कालिदास के रघुवंश काव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। जो कालिदास की द्वारा रचित रघुवंश काव्य है उसमें भी किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में अस्कोट और डिडिहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कोल प्रजाति को शिव प्रसाद डबराल हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते थे। राहुल सांकृत्यायन के ग्रंथ हिमालय परिचय के में किरातों में संयुक्त परिवार प्रथा व पुनर्जन्म एवं जादू टोना में विश्वास रखने का वर्णन मिलता है। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी किरातों का वर्णन मिलता है। यहीं पे हम लोग दो क्वेश्चन को भी क्लियर कर लेंगे कि जो राहुल सांकृत्यायन का ग्रंथ है हिमालय परिचय किसका ग्रंथ है? राहुल सांकृत्यायन का। और जो मैगस्थनी जो इंडिका पुस्तक है किसकी है? मैगस्थनी, जिसमें किरातों का वर्णन मिलता है। अगली जाति है खस प्रजाति। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार किसकी है? राजशेखर की है, जिसके अनुसार मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति राज्य था। बृहद संहिता में खसों को तंगा कहा गया है। घर जमाई प्रथा एवं पशुबलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर रख सकती थी, जिसे टिकवा प्रथा कहा जाता था। झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती है तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। खास लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। वह जेठू प्रथा में खसों के द्वारा ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। दो प्रथाएं याद रखना, जिसमें एक है देवदासी प्रथा, दूसरी है जेठू प्रथा। देवदासी प्रथा में खस लोग जो है अपने ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे और जेठू प्रथा में खसों के द्वारा ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार जो है खसों के समय में हुआ था। अगली जाति है सग जाति। सग पश्चिमी एशिया से आई हुई पशुपालक जाति थी। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सग खस का ही अपभ्रंश है। उत्तराखंड के अधिकांश सूर्य मंदिरों में इस जाति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला है भोटांकित या शौका प्रजाति। काली नदी घाटी में रहने वाली भोटिया प्रजाति को शौका कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। 1962 तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। 1914 में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के भी समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई। भोटांकितों की अनेक उपजातियां थीं जो निम्न हैं: गब्रियाल, गुंजियाल, मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल, दताल आदि।
भोटांकितों की उपजाति राठ या संगोत्र में विभक्त थी एवं राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होते थे। बड़ प्रथा का प्रचलन दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भोटांकितों में है। भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि गबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में करते थे। घुरमा देवता, वर्षा देवता और गबला देवता पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में। रणबड़ प्रथा दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले जो भोटांकित थे वो लोग फॉलो करते थे उसको। भोटिया के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। भोटिया उत्तराखंड की जनजातियों में सबसे प्राचीन जनजाति है। जो भोटियाओं का समूह है स्थानीय भाषा में कुंची कहते हैं, और उत्तराखंड में जो रहने वाली सबसे प्राचीन जनजाति है वो भोटिया है। तो अभी इसमें अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के इतिहास में जो कालखंड है। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम वही चीजें देखेंगे कौन कौन से भागों में इतिहास के स्रोतों को रखा गया है और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड के इतिहास की जानकारी के स्रोत। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 खंडों में बांटा गया है, जिसमें एक हम देखेंगे पुरातात्विक स्रोत और दूसरा हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत। आदि पूर्वज 2 समूह में रहता है। राम पिथेकस घने जंगलों में रहने वाला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैदानों में रहने वाला। अगेन देखते हैं, आदि पूर्वज 2 समूह में रहता था। पहला है रामा पिथेकस घने जंगलों में रहने वाला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मैदानों में रहने वाला, विकसित होकर वर्तमान मानव में तब्दील। प्रागैतिहासिक काल, अल्मोड़ा के काला माटी व मल्ला पैनाली नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्र मिले। यशोधर मटपाल ने नैनीताल में खुटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए। इन शैलचित्रों में नीले रंग का प्रयोग हुआ है। महरू उड्यार रामगंगा घाटी के चित्र वर्तमान में मिट चुके हैं। लाखों गुफा की खोज 1968 में MP जोशी ने की। लाखों गुफा अल्मोड़ा के पाड़ेछिना के निकट दलबेड़ पर सुयाल नदी के तट पर है। अगेन लाखों गुफा की खोज 1968 डॉक्टर MP जोशी, पाड़ेछिना के निकट अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर। लाखों गुफा में पशुओं एवं मानवों के रंगीन शैलचित्र प्राप्त हुए, जिन शैलचित्रों में 3 प्रकार के रंग सफेद, लाल व काला का प्रयोग किया गया है। 3 रंग कौन कौन से हैं? सफेद, लाल और काला। लाखों गुफा में मिले शैलचित्रों की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका शैलाश्रय से करते हैं। यहाँ से नागफनी के आकार का एक भव्य शिलालेख प्राप्त हुआ है। लाखों उड्यार के शैलाश्रयों का मुख्य विषय सामूहिक नृत्य, समूहबद्ध नर्तन या नर्तक मंडली है। यशवंत सिंह कटोच के अनुसार लाखों गुफा द्विखंडीय संरचना में बनी हुई है। 1982 में यशवंत सिंह कटोच ने लाखों उड्यार से 7 मानव आकृतियों की खोज की थी। अगला है ग्वारखिया गुफा। गुफा को पहाड़ी भाषा में हम लोग उड्यार भी कहते हैं। ग्वारखिया गुफा उड्यार को पुरातत्वविदों की नजरों में लाने का श्रेय राकेश भट्ट को जाता है। इसकी खोज 1993 में की गई। ग्वारखिया गुफा चमोली के डुंगरी गांव में अलकनंदा घाटी के तट पर स्थित है। ग्वारखिया गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा के 41 रंगीन चित्र मिले, जिसमें 8 चित्र पशुओं के एवं अन्य मानव आकृतियां हैं। ग्वारखिया गुफा के चित्रों का मुख्य विषय पशुओं को हांका देकर भगाना अथवा घेरना है और मनुष्यों को त्रिशूल आकार में अंकित किया गया है। अगला है किमनी गांव, जिसकी खोज 1998 में MP जोशी ने की। किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडा नदी घाटी में स्थित है। यहाँ से हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार में पशुओं के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। अगला है मलारी गांव। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983 BM खंडूरी पर 2001 में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया, जो चमोली जिले से सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है। मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला, जिसकी पहचान हिमालयी पशु वृषभ जोबा के तौर पर हुई। मलारी से 5.2 किग्रा सोने का मुखावरण के साथ नर कंकाल व मिट्टी के बर्तन मिले। यहाँ से प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वात घाटी के शिल्प के समान थे। मलारी गांव में काले धूसर रंग के मृदभंड व हत्ते युक्त कुतुब पर बना मोनाल का चित्र मिला, जिसे आगरा भेजा गया था। शिव प्रसाद डबराल ने 1956 में नीति घाटी के मलारी गांव में मंडलाकार संविधानों की खोज की थी, जिन्हें राहुल सांकृत्यायन ने खास जाति के संविधान बताया था। मलारी गांव में संविधान पहाड़ी काटकर बनाए गए थे और इन संविधानों में शवों के घुटने मोड़कर औंधे मुंह लिटाया गया था। उत्तराखंड में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक मलारी ग्राम के महापाषाणकालीन संविधान से प्राप्त हुए हैं। अगला है अल्मोड़ा के संविधान। अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जैनल गांव में संविधानों की खोज यशोधर मटपाल द्वारा की गई।
अल्मोड़ा के सानड़ा व बसेड़ी ग्राम के समाधानों की खोज भी यशोधर मठपाल ने की थी। सानड़ा एवं बसेड़ी ग्राम से 2 प्रकार के समाधान प्राप्त हुए, जिसमें से एक था शिष्टो और एक था अर्नबेरियल। अगला है लुएथाप। लुएथाप अल्मोड़ा जिले से लाल रंग में चित्रित 3 शैलाशय प्राप्त हुए और लुएथाप का अर्थ रक्त चित्र होता है। लुएथाप के शैलचित्र में मानव को शिकार करते हुए और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अल्मोड़ा जनपद के शैलाशय स्थूल कोटि के हैं। अगला है पेटशाला व फड़कानौली। फड़कानौली की खोज 1985 में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। अल्मोड़ा के फड़कानौली से 3 शैलाशयों की खोज हुई। पेटशाला की खोज 1989 में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की। अल्मोड़ा के पेटशाला से कत्थई रंग की मानव आकृतियां प्राप्त हुई। ये दोनों स्थल शुयाल नदी प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। फलसीमा। अल्मोड़ा के फलसीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए। फलसीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में ताम्र उपकरण। 1986 में अल्मोड़ा में एक ताम्र उपकरण प्राप्त हुआ। 1989 में पिथौरागढ़ के पनकोट से 8 ताम्र उपकरण प्राप्त हुए, जिन्हें अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। याद रखना, प्राप्त कहाँ सब है? पिथौरागढ़ से 1989 में, और उन्हें रखा कहाँ गया है? अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में। ताम्र उपकरणों की खोज राज्य में बनकोट, पिथौरागढ़ एवं बहादुराबाद, हरिद्वार एवं अन्य स्थानों से भी हुई है। ताम्र संस्कृति ऊपरी गंगा घाटी की प्राचीनतम संस्कृति है, जिसके बिठूर, बिसौली एवं फतेहगढ़ आदि स्थानों में ताम्र उपकरण मिले हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद से चूड़ियां एवं कड़ों के रूप में प्रागैतिहासिक काल के ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद में 1959 में ताम्र उपकरण मिले। कुछ इतिहासकार ताम्र संस्कृति के इन उपकरणों को स्कंदित कुठार मानते हैं। बनकोट व बहादुराबाद ताम्र उपकरण पर पुराविदों का मानना है कि ताम्र संस्कृति निर्माताओं को ताम्र आपूर्ति गढ़वाल कुमाऊं में स्थित पोखरी, धनपुर, डोबरी, अस्कोट आदि खानों से हुई। और यहाँ भी आगरी जाति प्राचीन काल से खनन कार्य से जुड़ी है। खनन कार्य से संबंधित जाति कौन सी है? आगरी जाति। आगरी जाति का संबंध है खनन कार्य से। काल के प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ हैं। तो शुरू करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के इस टॉपिक को। आद्य ऐतिहासिक काल के प्रमुख स्रोत पौराणिक ग्रंथ हैं। जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसके जो स्रोत हैं, उसके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो पौराणिक ग्रंथों से मिलती है। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें इस क्षेत्र को देवभूमि व मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु का प्रयोग हुआ है, जबकि दक्षिण कुरु मेरठ हस्तिनापुर के लिए हुआ है। इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इन चीजों को अच्छे से देखना है। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में वाग देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है। 5 हिमालयी खंड निम्न प्रकार के हैं, जिसमें से पहला है नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर। 5 हिमालयी खंड कौन से? नेपाल, केदारखंड, मानसखंड, कश्मीर और जालंधर। स्कंदपुर में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है, जबकि नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक क्षेत्र को मानसखंड। अगेन देखते हैं, जो केदारखंड है वो माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा है, जबकि मानसखंड जो है नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है। केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र, मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र, माया क्षेत्र व गंगाद्वार हरिद्वार। जो केदारखंड है वह गढ़वाल क्षेत्र को कहा गया है, जो कि मानसखंड कुमाऊं क्षेत्र है, और माया क्षेत्र और गंगाद्वार हरिद्वार है। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर, खस्तेश, इलावर्त व उत्तरखंड कहा गया है। बौद्ध साहित्य की पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में आर्य लोग 5 जातियों में विभक्त थे, जिसमें से ये 5 जातियां थी पुरु, त्रित्सु, अनु, यदु एवं त्रिवसु। वैदिक काल में उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासन था। अगेन इसको समझेंगे, जो ऋग्वेद में आर्य लोग थे वो 5 जातियों में विभक्त थे, जिसमें से उत्तराखंड में त्रित्सु जाति निवास करती थी। रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल हिमालय के लिए गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। रामायण कालीन लक्ष्मण के पुत्र अंगद एवं चंद्रकेतु का राज्य हिमालय क्षेत्र में स्थित था। यहाँ से हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लंका में ले जाकर लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया था। उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि व केदारखंड है। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई 50 योजन 200 मील व चौड़ाई 30 योजन 120 मील बताई गई है। केदारखंड व मानसखंड की सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। जो केदारखंड व मानसखंड है, यानी कि गढ़वाल क्षेत्र और कुमाऊं क्षेत्र का जो विभाजन है बधान क्षेत्र करता है, और इसके साथ नंदा देवी पर्वत भी इसमें शामिल है। केदारखंड गंगाद्वार से हिमालय व तमसा व टॉन्स नदी से बौद्धांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है।
राजा अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था, तब से इस क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है। हरिदत्त भट्ट सैलिश ने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति का संबंध इस क्षेत्र में बहने वाली छोटे छोटे गाड़ों से किया है। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में असुर राजा संपर के 100 गढ़ों को इंद्र व सुदास ने नष्ट किया था। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र के प्राणा माणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी और अलकापुरी में मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। टिहरी गढ़वाल के हिमयान पट्टी स्थित विसोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ आश्रम है। देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है, जहाँ भगवान राम ने शिव भगवान की तपस्या की थी। टिहरी गढ़वाल के तपोवन क्षेत्र में लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल क्षेत्र में था। इसकी राजधानी ज्योतिषपुर व जोशीमठ थी। महाभारत के वन पर्वों में केदारनाथ को भृगतुंग कहा गया है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार उस समय गढ़वाल के क्षेत्र में पुलिंद यानी कि कुड़िंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। महाभारत के सभा पर्व, वन पर्व, अरण्यक पर्व व भीष्म पर्व में कुड़िंदों की जानकारी मिलती है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी, जो महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ा था। राजा विराट, जिसकी राजधानी जौनसार विराटगढ़ी में थी, इसकी पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर व श्री क्षेत्र कहा गया है। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराजा कारव्य की कन्या उलूपी से गंगाद्वार में हुआ था। गंगाद्वार यानी कि हरिद्वार में हुआ था। महाभारत काल में गंगाद्वार में नागराज कौरव्य तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का शासन था। वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में बद्रिकाश्रम व कण्वाश्रम प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम उसीनगर भी मिलता है। उसीनगर उत्तराखंड क्षेत्र का नाम किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध का उसृध्वज जाने का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान कनखल से की जाती है। कनखल से। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन विद्यापीठ कण्वाश्रम के बारे में। कण्वाश्रम पौड़ी जनपद में स्थित है। इसके बारे में हम लोग जब डिस्ट्रिक्ट सीरीज देखेंगे उसमें भी देखेंगे। पौड़ी जनपद जब हम लोग पढ़ेंगे तो कण्वाश्रम के बारे में हम वहाँ पे भी देखेंगे। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। कण्वाश्रम पौड़ी जनपद कोटद्वार में स्थित दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध है। शकुंतला गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी और राजा दुष्यंत हस्तिनापुर के शासक थे। कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभियान शाकुंतलम ग्रंथ की रचना की थी, जो कि मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कण्वाश्रम का वर्तमान नाम चौकी घाट है। इसको याद रखना है। कण्वाश्रम का जो वर्तमान नाम है अभी चौकी घाट है। कण्वाश्रम के कारण कोटद्वार नगर निगम का नया नाम कण्व नगरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। कण्वाश्रम या चौकी घाट में बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। बसंत पंचमी का मेला लगता है कण्वाश्रम में। कण्वाश्रम का जो कि वर्तमान नाम है वो है चौकी घाट। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने सन 1995 में इस स्थान का पुनरुद्धार करने हेतु यहाँ पर मालिनी नदी के तटस्थ टीले पर एक छोटा सा मंदिर बनाया था। कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम मानसखंड व कुर्माचल या पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्मा या कच्छपावतार हुआ था। कांतेश्वर पर्वत के नाम पर मानसखंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया। कुर्मांचल संस्कृत नाम आगे चलकर प्राकृत में कुमु और हिंदी में कुमाऊं हुआ। कुर्मांचल का सर्वोत्तम उल्लेख कल्याण चंद के चंपावत स्थित नागनाथ मंदिर शिलालेख में मिलता है। चंद शासक रुद्रचंद के नाटक उषा रागोदय नाटक किसका है? रुद्रचंद का, जो कि चंद वंश का शासक था, जिसमें कुर्मागिरी शब्द का उल्लेख कुमाऊं के लिए मिलता है। कुमाऊं शब्द का प्रथम प्रयोग विक्रम चंद द्वारा देशठ देव ताम्रपत्र में किया गया है, जिसमें बालेश्वर मंदिर भूमिदान का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के मानसखंड का प्रारंभ राजा जनमेजय तथा सूत पौराणिक के बीच संवाद में होता है। ब्रह्म व वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग एवं विद्याधर जातियां निवास करती थी। अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर इस क्षेत्र में यज्ञों के निवास की पुष्टि करता है। कुमाऊं क्षेत्र में बीना नाग व बेरी नाग, काली नाग, पिंगला नाग, वासुकी नाग आदि मंदिर नाग जाति के निवास की पुष्टि करते हैं।
नाग मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध बीनानाग या बेरीनाग मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। मानस खंड के अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की और कार्तिकेय का जन्म यहीं पर हुआ था। इंपॉर्टेंट लाइन है, जो मानस खंड है उसके अनुसार जागेश्वर धाम में भगवान शिव ने तपस्या की थी और कार्तिकेय का जन्म कहाँ पे हुआ था? जागेश्वर में हुआ था। महाभारत के वन पर्व के अनुसार ऋषि धौम्या सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ स्थलों के बारे में बताते हैं। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए कामादेश कहा गया है। रामायण काल में कुमाऊं क्षेत्र को उत्तर कौशल भी कहा जाता था। चंपावत में घटकू देवता घटोत्कच का मंदिर है, जिस टीले पर यह मंदिर स्थित है उसे ही स्कंद पुराण में कुर्मांचल माना जाता है। उत्तराखंड के में प्रमुख लेख कालसी, लाखामंडल, सिरौली व माणा में शिलालेख मिले। कालसी, लाखामंडल, सिरौली व माणा में शिलालेख मिले। जौनसार भाबर स्थित लाखामंडल से राजकुमारी ईश्वरा का लेख मिला। इसके अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। देवप्रयाग व कल्पनाथ में गुफाओं के अंदर दीवार पर लेख मिले। नैनीताल व बड़ावाला में ईंट पर उत्कीर्ण लेख मिले। गोपेश्वर व बड़ाहट में त्रिशूल लेख मिले। गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं सदी के गणपति नाग व 12वीं सदी के अशोक चल्ल के त्रिशूल लेख मिले। बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। जो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख है उसमें शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। देवलगढ़ तथा कोलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले। कुषाणकालीन मुद्राएं मुनि की रेती टिहरी व सुमाड़ी पौड़ी से प्राप्त हुई। कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र एवं शिलालेख पांडुकेश्वर से 4 कंडारा से एक बैजनाथ बागेश्वर एवं बालेश्वर मंदिर चंपावत से प्राप्त हुए। अल्मोड़ा सिक्के कुनिंद शासक से संबंधित हैं, जिनमें शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त, गोमित्र के नाम लिखित हैं, जिनकी खोज 1975 ईस्वी में हुई। 3री सदी का मुद्रा लेख मोरध्वज से प्राप्त हुआ। कुमाऊं से प्राप्त सोना पानी स्तूप नैनीताल के भग्नावशेष को इतिहासकार शुंगकालीन मानते हैं। उत्तराखंड के यमुना घाटी में स्थित देवल गांव में भैंसामुखी चतुर्भुज मानव प्रतिमा मिली, जिसे इतिहासकारों ने सैंधवकालीन बताया है। तो यहाँ पे कुछ शिलालेख शब्दावली दी गई है, इसको हम लोग देख लेते हैं। पल्लिका छोटे ग्राम को कहा जाता था। भृत्य सेवक, कोट्टपाल गणरक्षक, अक्षपटलिका लेखा परीक्षक, तालुका तहसील, महतम ग्राम शासक, प्रतिहार द्वार रक्षक, बलाध्यक्ष सेनानायक, कुलचारिक तहसीलदार, महादंडनायक प्रधान सेनापति। प्रमुख लेखों में एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कालसी शिलालेख। कालसी शिलालेख की खोज मिस्टर फॉरेस्ट ने 1960 में की थी, जिसका निर्माण मौर्य शासक अशोक ने 257 ईस्वी पूर्व में किया था। कालसी लेक देहरादून जिले में यमुना एवं टोंस नदी के संगम पर स्थित है और यहाँ अमलावा गाड़ बहती है। कौन सी नदी बहती है? अमलावा। कालसी शिलालेख का स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहते हैं। जो कालसी शिलालेख है उसको स्थानीय भाषा में चित्रशिला कहा जाता है। इस शिलालेख में हाथी का चित्र मिलता है। शिलालेख अशोक का 13वां शिलालेख है। अशोक का 13वां शिलालेख है जो कि प्राकृत भाषा में है और अशोक के जितने भी अभिलेख मिलते हैं उसमें से उसका कोई भी अभिलेख संस्कृत भाषा में नहीं है, आप लोग याद रखना। कालसी शिलालेख अशोक का 13वां शिलालेख है जो प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में रचित है। पाली उस समय जनसाधारण की भाषा थी। कालसी लेख में अशोक ने घोषणा की है कि मैंने राज्य के हर स्थान पर मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था की है और लोगों से हिंसा त्यागने और अहिंसा अपनाने की बात की है। कालसी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद एवं इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग हुआ है। कालसी का प्राचीन नाम सुधनगर व कलकूट था, जो कुड़िंदू की राजधानी भी रही थी। कालसी शिलालेख से पता चलता है उत्तराखंड का क्षेत्र उस समय मौर्यों के अधीन रहा होगा। सीली बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार अशोक काल में तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलापुत्तेश ने हिमवत क्षेत्र में धर्म विजय के लिए मज्जिम व उसके 4 साथियों को भेजा था। कालसी शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं का नाम मिलता है। सिरमौर इतिहास के अनुसार कालसी सिरमौर साम्राज्य की राजधानी रही। सिरमौर के शासक करम प्रकाश ने लगभग 1621 ईस्वी में अपनी राजधानी कालसी से नाहन स्थानांतरित की थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा अध्याय 1 बीएस नेकी का, जिसमें हम लोगों ने छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर किया और उम्मीद करते हैं आप लोगों का इस वीडियो से थोड़ा बहुत रिवाइज हुआ होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और बाकी कुछ भी मिस्टेक हुई तो आप लोग कमेंट करें। धन्यवाद।